पिछले एपिसोड में आपको नीलम संजीव रेड्डी के निर्विरोध राष्ट्रपति बनने की कहानी सुनाई। ये भी कहा कि उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। कैसे, इस एपिसोड में सुनिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है thelalantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। दिसंबर 1978 मोरारजी देसाई सरकार को अभी 2 बरस भी नहीं हुए थे कि एक और संजय गांधी मुल्क में पैदा हो गया था। इस नए नवेले लोकतांत्रिक राजकुमार का नाम था कांति देसाई, मोरारजी देसाई का बेटा, जिस पर लगातार करप्शन के इल्जाम लग रहे थे। और इन इल्जामों से उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भी व्यथित थे। दिसंबर 1978 में मद्रास में वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुत ही प्रतिष्ठित नेता सी राजगोपालाचारी की जन्म शताब्दी का समारोह मनाया जा रहा था और इसमें बतौर मुख्य अतिथि रेड्डी मौजूद थे। वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया जिसने दिल्ली में एक तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दिया। इस भाषण के बारे में नीलम अपनी आत्मकथा में कुछ यूं लिखते हैं। मेरे भाषण में मैंने राजनेताओं और खासतौर पर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से अपील की कि उन्हें राजगोपालाचारी की जिंदगी से सीख लेनी चाहिए। राजा जी ने हमेशा अपने बेटे बेटी को सार्वजनिक जीवन से अलग रखा। राजा जी ने कुर्सी के लिए कभी भी अपने सिद्धांतों और नैतिकता के साथ समझौता नहीं किया। मीडिया ने इस भाषण के निहितार्थ ये निकाले कि नीलम संजीव रेड्डी मोरारजी देसाई की आलोचना कर रहे हैं। उन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे तो पहले भी नहीं थे। मोरारजी हमेशा रेड्डी को जेपी के खेमे का आदमी मानते थे और अपना विरोधी, लेकिन इस प्रकरण के बाद दोनों के बीच की खाई और गहरी हो गई। फिर आया एक विवाद जिसने इस खाई को हमेशा के लिए चौड़ा कर दिया। जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। एक तरफ समाजवादी धड़े के नेता थे जो जनसंघ के नेताओं पर हमलावर थे। उनका कहना था कि ये अटल आडवाणी जैसे नेता एक तरफ तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चाकरी भी कर रहे हैं। इस पूरे मसले को दोहरी सदस्यता का मामला कहा गया। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे 2 और नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। 11 जुलाई 1979 को एक हंगामा खेज मीटिंग हुई जिसके बाद मोरारजी देसाई के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वो उसी दिन शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके पास 2 कागज थे, पहले में उनका इस्तीफा और दूसरे में जनता पार्टी का सरकार बनाने का दावा। एक दावा और था चौधरी चरण सिंह का, वो कांग्रेस का समर्थन पत्र भी हवा में लहरा रहे थे। दोनों नेता 24 जुलाई को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से मिले। रेड्डी ने कहा कि जो सांसद आपके पक्ष में हैं, दस्तखत सहित उनके नाम की सूची दीजिए। मोरारजी देसाई ने एक दिन का वक्त मांगा। चरण सिंह ने अपनी सूची दे दी। जब रेड्डी ने दोनों सूचियों का मिलान किया तो पाया कि कई सांसद दोनों सूचियों में कॉमन हैं। ये भी पाया कि कई सांसद जिनके दस्तखत, जिनके नाम मोरारजी देसाई की सूची में हैं, वो सार्वजनिक रूप से मोरारजी देसाई की आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में उनका विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसे में मोरारजी की सूची संदेहास्पद हो गई। सिर्फ सूची ही संदेहास्पद नहीं हुई, उनकी पूरी राजनीतिक पूंजी खतरे में पड़ गई। वो इस्तीफा देकर चले गए, सरकार से और दिल्ली से भी हमेशा के लिए सार्वजनिक जीवन छोड़कर। और चरण सिंह नई सरकार बनाने की तैयारियां करने लगे। लेकिन चरण सिंह की सरकार तो 1 महीने भी नहीं चल पाई। उस वक्त के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकारों की माने तो इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह पर यह दबाव बना रही थी कि उनके और उनके बेटे के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं, जिन पर अदालतों में जांच चल रही है, उन अदालतों को भंग किया जाए। चरण सिंह इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए और अगस्त के तीसरे सप्ताह में ही उनकी सरकार ने बहुमत खो दिया, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। 20 अगस्त 1979 को बाबू जगजीवन राम के समर्थन में 102 जनता पार्टी सांसदों का एक दल कृष्णकांत के नेतृत्व में, वही कृष्णकांत जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी से मिला। उन्होंने कहा कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जानी चाहिए और लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने का
एक मौका दिया जाना चाहिए। जनसंघ के भी कई नेता जगजीवन राम की दावेदारी के पक्ष में आ जुटे थे, क्योंकि उन्हें चरण सिंह और उनके सहयोगी समाजवादियों के उस कोरस से दिक्कत थी जो बार बार उनकी दोहरी सदस्यता का सवाल उठाकर मोरारजी देसाई की सरकार पर खतरा पैदा कर रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि मैं जगजीवन राम की दावेदारी पर विचार करूंगा, संविधान वेत्ताओं से विचार विमर्श करूंगा। लेकिन 22 अगस्त 1979 को उन्होंने लोकसभा को भंग करने का ऐलान कर दिया और अगले रोज 23 अगस्त 1979 को जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एक साझी रैली में उसी राष्ट्रपति को कोस रहे थे जो उनके बीच से होकर उस पद तक पहुंचा था, जिन्हें उन्हीं ने समर्थन देकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया था। जनता पार्टी के नेता रामलीला मैदान के मंच से कह रहे थे, राष्ट्रपति ने हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश की है, अगले चुनाव में हमें स्पष्ट बहुमत दीजिए ताकि हम राष्ट्रपति को सबक सिखा सकें। इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की टिप्पणी दिलचस्प है। राय साहब कहते हैं कि चरण सिंह को मौका देकर रेड्डी ने सिर्फ अपना किसान होने का भाईचारा निभाया। वो खुद किसान थे और चरण सिंह उस दौर के सबसे बड़े किसान नेता हुआ करते थे। उनके लिए रेड्डी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। रेड्डी जानते थे कि यह चरण सिंह के लिए आखिरी मौका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रेड्डी उस समय इंदिरा गांधी के प्रभाव में थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी अपनी आत्मकथा में इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कुछ और ही कहते हैं। बकौल रेड्डी, जनता पार्टी हालांकि सदन की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के साथ ही उसमें इतनी टूट फूट हो चुकी थी और छोटे छोटे धड़े बन गए थे। जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया तो मैंने यशवंत चव्हाण को सरकार बनाने का न्योता दिया, क्योंकि वो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने चरण सिंह का समर्थन किया और तब मैंने चौधरी चरण सिंह को मौका दिया। उन्होंने सरकार बनाई भी, लेकिन जिस दल ने उन्हें समर्थन देने की बात कही थी वो एक ही महीने के भीतर पलट गया। नतीजतन उनकी सरकार संसद का मुंह तक न देख पाई। अपना इस्तीफा देते वक्त चरण सिंह ने मुझे लोकसभा भंग करने की सलाह दी थी। अब मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं चरण सिंह की बात पर अमल करूं या फिर जगजीवन राम को सरकार बनाने का मौका दूं। मेरे दिमाग में सवाल ये था कि अगर जगजीवन राम भी बहुमत साबित न कर पाए तो क्या होगा। उनके बाद फिर से कोई ग्रुप सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। ऐसे में यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाती। इसके अलावा जनता पार्टी के इतर सभी राजनीतिक दल चुनाव चाहते थे। मैंने लोकसभा भंग करना ही सबसे ठीक समझा। लोकसभा भंग होने के बाद आम चुनाव हुए। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई की सत्ता में वापसी हुई। कुछ ही महीने के बाद संजय गांधी का दिल्ली में ही प्लेन हादसे में निधन हो गया। उनके बेटे राजीव गांधी मां के सहयोग के लिए कांग्रेस में सक्रिय हो गए। 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल पूरा हो गया। रेड्डी के समर्थकों को लग रहा था कि चूंकि राष्ट्रपति जी का प्रधानमंत्री के साथ संबंध अच्छा रहा है, इसलिए ये मुमकिन है कि सर्वसम्मति के नाम पर एक बार फिर से उनकी दावेदारी जोर पकड़ ले। लेकिन इंदिरा के दिमाग में कुछ और था। पंजाब की समस्या सर उठा चुकी थी और वो राष्ट्रपति के पद पर एक सिख को देखना चाहती थी, ज्ञानी जैल सिंह को देखना चाहती थी। महामहिम के अगले किस्से में आपको बताएंगे फरीदकोट के उस लड़के की कहानी जिसके सर के बाल जीप से बांध दिए गए थे क्योंकि वो अपने सूबे की बरतानिया सरकार से आज़ादी चाहता था। उस राष्ट्रपति की कहानी जिसके ऊपर महाभियोग की आशंका के बादल मंडराए। उस राष्ट्रपति की कहानी जो सबसे प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाने वाले राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त करना चाहता था। महामहिम लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज। इस सीरीज के बारे में, राष्ट्रपतियों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस तरह के और राजनीतिक किस्सों और वीडियो के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।